आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी अड्डा 135 में स्वागत है। आज मैं आप लोग को इंग्लिश स्पीकिंग कह सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर भी। यदि आप लोग को इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है तो पहले आपको इंग्लिश का बेस पता होना चाहिए, मतलब ग्रामर पता होना चाहिए। और वो भी ग्रामर का एकदम बेस से, हमें ग्रामर विद ट्रांसलेशन हमें बेस से आना चाहिए। तो देखो, ग्रामर में ट्रांसलेशन स्पीकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रांसलेशन स्पीकिंग इज एन आर्ट है, एक कला है। यदि आपको बेसिक चीज़ें, कुछ फंडामेंटल चीज़ें पता है तो आप इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं। स्पीक करना बहुत हार्ड नहीं है, आप छोटी छोटी बातों को याद करके इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं। छोटे छोटे वाक्यों की सहायता से इंग्लिश सीख सकते हैं। लेकिन पहले छोटे छोटे वाक्यों को सीखने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं आपको एकदम 0 to स्टार्ट करूँगा। मैं आप लोग को एकदम 0 to हीरो, इस बैच का नाम ही है 0 to हीरो। तो मैं एकदम 0 से स्टार्ट करूँगा और आपको इंग्लिश में छोटी से लेकर बड़ी तक सभी बातें बताऊँगा। तो देखो, सबसे पहले हम आपको मान के चलते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता और एकदम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, देखो, कर्ता, क्रिया और कर्म, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जानकारी हमें होनी चाहिए। देखो, ज़्यादा समय नहीं, बहुत जल्दी बताऊंगा मैं इसे, और समझिएगा अच्छे से। सब्जेक्ट जो होता है, वाक्य में जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट वह होता है जो वाक्य में कार्य करता है। कर्ता वह होता है जो वाक्य में कार्य करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है। तो देखो, राम विद्यालय जाता है में क्या होगा? राम विद्यालय जाता है तो वाक्य में कार्य करने वाला कौन है? राम। तो सब्जेक्ट जो होता है, कर्ता जो होता है, वह होता है जो वाक्य में कोई कार्य करता है। तो इस वाक्य में कर्ता राम हो गया, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? जो वाक्य में कार्य करता है या जिसके ऊपर वाक्य निर्भर होता है। वाक्य का सबसे मेन जो होता है, सबसे मुख्य जो होता है, वो हमारा कर्ता ही होता है, सब्जेक्ट ही होता है। फिर देखो, क्रिया क्या होता है। क्रिया बहुत छोटी सी बात है कि क्रिया जो होता है हमारा हम अपने जन्म से लेकर के, इसको हम बता चुके हैं कई बार कि बर्थ टू, जन्म से लेकर के डाई तक, मरने तक, बर्थ टू डाई, मतलब जन्म से लेकर के मरने तक जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे वो अच्छा वर्क हो या बड़ा वर्क हो, बुरा वर्क हो, सभी हमारे वर्ब होते हैं, क्रिया होते हैं। जन्म लेना भी हमारा एक क्रिया है और मरना भी एक हमारा क्रिया है। सोना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, गाली देना, कपड़े धोना और भी जो कार्य भी हम करते हैं वो सब क्रिया है, समझे। जैसे मर जाना डाई हो गया, जैसे सोना हो गया, काम करते ना, कहते क्या कर रहे हो? सो रहे हैं, तो सोना भी एक क्रिया हो गया। नहा रहे हैं तो नहाना भी एक क्रिया हो गया। झगड़ा कर रहे हैं तो झगड़ा करना भी, जो क्वेरल होता है, झगड़ा करना। सोना मतलब स्लीप और नहाना मतलब बाथ, झगड़ा करना मतलब क्वेरल। ये सभी हमारे क्या हैं? वर्ब है। जो भी हम बोलते हैं, जो कार्य भी हम करते हैं, वो सभी हमारी क्रिया है। तो क्रिया को नहीं भूलना चाहिए कि जो हम करते हैं वो क्रिया होता है, वर्ब होता है। और ऑब्जेक्ट वो होता है कि जिस पे कार्य होता है। हमारा कार्य जो है जिस पर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यदि हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा तो वाक्य बनाने नहीं आएगा। और यदि वाक्य बनाने नहीं आएगा तो हम लोग अंग्रेजी सही से नहीं बोलेंगे, उसको उल्टा सीधा बोलेंगे, और उल्टा सीधा बोलेंगे तो हमें कभी भी सही से स्पीक करने नहीं आएगा। स्पीक करेंगे भी तो वो हमारा स्पीक गलत ही होगा। तो इसलिए हमें बेसिक जानकारी है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये हमें 100% सही से आना ही चाहिए। कुछ बड़े बड़े वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें कभी कभी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट फाइंड करना
करने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन हम आपको ऐसे बताएंगे कि वाक्य कितना भी बड़ा रहेगा उसमें आप आसानी से पहचान लेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और किसे पहले लिखना चाहिए और किसे बाद लगाना चाहिए। तो देखो पहले यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझते हैं हम। कर्म हो गया तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिस पे ऊपर कार्य होता है। तो देखो राम कर्ता हो गया, जाना जो है ये हमारा क्या हुआ, क्रिया हुआ जिसको हम बोलते हैं वर्ब, और विद्यालय जो है ये हमारा कर्म हुआ जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो देखो विद्यालय कर्म कैसे हुआ, क्योंकि विद्यालय के ऊपर क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। हम राम विद्यालय जाता है तो राम जाता है, राम कर्ता हो गया, कौन जा रहा है, राम जा रहा है, कहाँ जाता है, विद्यालय को जाता है। और किस पे काम हो रहा है, मतलब जाता है क्रिया हो गया, वो कहाँ जाता है, विद्यालय को जाता है। तो जिसको जाता है वो कर्म है। किस पे काम हो रहा है, विद्यालय पे काम हो रहा है। जैसे कि वह फल खाता है, समझना, वह फल खाता है, वह फल खाता है। तो देखो फल क्या हो गया, किस पे काम हो रहा है, फल पे ही टूटे हो खाने के लिए, तो कार्य तो फल पे ही हो रहा है, तो फल हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। और वह क्या हो गया, कर्ता हो गया, क्योंकि वह फल खाता है, फल खाने वाला है कौन, वह है, वह कर्ता हो गया। और क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, कार्य क्या कर रहे हैं, खाने का कार्य कर रहे हैं, तो हमारा ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की जानकारी में अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, देखो इसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब की तो जानकारी हो गई, तो इसके बाद कुछ छोटी मोटी बातें मैं आपको और बता रहा हूँ। देखो किसी भी, देखो ट्रांसलेशन जो होता है हमारा, एक हिंदी ट्रांसलेशन होता है और एक इंग्लिश, एक हिंदी ट्रांसलेशन होता है, समझना, क्योंकि हमें हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमको हिंदी से ही अंग्रेजी बनाना है। तो हिंदी ट्रांसलेशन और इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों बातें समझ में आनी चाहिए। एक हिंदी ट्रांसलेशन होता है और एक इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है ना। ये ट्रांसलेशन जो होता है कौन सा होता है, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो देखो हिंदी ट्रांसलेशन जो होता है, हम लोग जो बोलचाल के भाषा में शब्दों का प्रयोग करते हैं, खड़ी भाषा में जो करते हैं, उनको हम कैसे बोलते हैं। तो जो हम बोलते हैं वो होता है, जैसे राम, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। तो राम विद्यालय जाता है, ये सेंटेंस है। तो हमारा जो हिंदी ट्रांसलेशन का फार्मूला होता है क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं कर्ता मतलब सब्जेक्ट, फिर विद्यालय मतलब कर्म लिखते हैं, कर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं हम क्रिया अर्थात वर्ब लिखते हैं, और है तो सबसे लास्ट में हम लिखते हैं सहायक क्रिया। बात समझ में आई होगी कि हम जो हिंदी का वाक्य बनाते हैं वो क्या करते हैं, पहले कर्ता लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं और फिर सहायक क्रिया। जैसे राम विद्यालय जाता है तो राम पहले कर्ता हुआ, विद्यालय क्या हो गया, कर्म, जाना हो गया क्रिया, और है हो गया हमारा सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। और जब इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो इसी को हम कैसे बनाते हैं, कर्ता को तो कर्ता लिखते हैं और तुरंत उसके बाद जो है हमारी सहायक क्रिया, उस तुरंत हम उसके बाद हम क्या करते हैं, कर्ता के बाद हम लोग सहायक क्रिया लगाते हैं ना, सहायक क्रिया अर्थात इसी को हम बोलते हैं कि हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वर्ब लिखते हैं, क्रिया लिखते हैं, वर्ब मतलब क्रिया लिखते हैं, और क्रिया के बाद हम लिखते हैं कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट। तो हिंदी से इंग्लिश बनाने में छोटी सी बातें हैं कि हमको जब भी इसका ट्रांसलेशन इसमें करना होता है तो कर्ता पर लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं, फिर अंतिम वाली सहायक क्रिया को हम कर्ता के जस्ट बाद लाते हैं, और फिर देखो इसको तो उतार लेंगे और फिर उसके बाद जस्ट पीछे से स्टार्ट करेंगे, इसको हम उतार लेंगे। देखो समझो अच्छे से, जैसे सपोज एक वाक्य लिखते हैं और आपको आसानी से बताते हैं कि बिना नियम कानून के आप अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। देखिए राम विद्यालय नहीं जाता है, राम विद्यालय नहीं, अभी आपको टेस्ट नहीं पढ़ाया तो जनरल ले ले। चलिए राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। देखिए क्या करते हैं,
कर्ता राम है तो राम ही लिखते हैं। फिर उसके बाद राम को तो लिख लिए, उसके बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पीछे से स्टार्ट करते हैं। है, राम इज, राम है, क्या है, इज एक अच्छा लड़का, इज अ गुड बॉय। ठीक है, देखो समझना थोड़ा सा। सुमित और अमित मित्र हैं, सुमित और अमित मित्र हैं। देखो इन सब वाक्यों के लिए कोई नियम का आवश्यकता नहीं है, समझ में आना चाहिए, छोटी मोटी बातें होनी चाहिए। आपको भी बेस से मैं बताऊंगा। जैसे सुमित एंड अमित, फिर देखो बहुवचन हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, आर, मित्र हैं तो फ्रेंड। देखो सुमित और अमित एक से ज़्यादा लोग हो गए तो आर लग गया, राम अकेला था तो इज लगा। एक से अधिक हो गए सुमित और अमित तो आर हो गया, और क्या है वो लोग, मित्र हैं तो आर फ्रेंड। सुमित एंड अमित आर फ्रेंड। उसके अलावा देखो एक छोटी सी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ये तो जनरल आपको बताया कि हिंदी से अंग्रेजी, इंग्लिश से हिंदी में डिफरेंस क्या होते हैं, ये आपको समझ में आया, कुछ दिमाग में जरूर गया होगा। अब देखो ट्रांसलेशन, स्पीकिंग के लिए ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी होता है। और ट्रांसलेशन के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन में जो हमारे नंबर होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, और एक होता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। देखो दो नंबर सब्जेक्ट होते हैं, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को बोलते हैं एक वचन कर्ता। 5 मिनट से भी कम टाइम लूँगा और आपका ये क्लियर कर दूँगा मैं, 5 मिनट से भी कम टाइम। और यदि आप लोग इसी तरह से पढ़ेंगे तो 100% आपकी ट्रांसलेशन ग्रामर पोर्शन भी मजबूत होगा और अच्छा वाला इंग्लिश बोलने आएगा आपको। I will completely say that कि you can speak fluently by this help. ओके, देखो एक वचन कर्ता क्या होता है हमारा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या होता है, ही, सी, इट, दिस, दैट, और किसी का नाम, नेम। देखो ही होता है जो हमारा, ही मतलब होता है वह, और वह ये पुरुष के लिए प्रयोग होता है, पुरुष। ठीक है, सी माने भी होता है वह, और इसका प्रयोग होता है स्त्रियों के लिए। ठीक है, सी का यूज होता है वह, स्त्री के लिए। और इट माने यह होता है, इसका प्रयोग होता है निर्जीव व तुच्छ प्राणी के लिए। तुच्छ, तुच्छ मतलब छोटे प्राणी के लिए, तुच्छ प्राणी के लिए, निर्जीव व तुच्छ प्राणी के लिए दिस का प्रयोग होता है। निर्जीव व तुच्छ प्राणी, दिस माने होता है यह, ये क्या होता है, कोई पास की वस्तु को, दिस का मतलब होता है यह, इसका यूज करते हैं पास की वस्तु को इंडिकेट करने के लिए, पास की वस्तु को इशारा करने के लिए, इशारा करने के लिए, इशारा करने के लिए। दैट माने वह होता है, और इसका प्रयोग करते हैं दूर की वस्तु को इशारा करने के लिए, दूर की वस्तु को इशारा करने के लिए। नेम मतलब नाम होता है, जैसे राम। बहुवचन में देखो आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल नेम्स। देखो आई मीन्स क्या होता है मैं, वी मीन्स होता है हम लोग और हम सब। वी माने ये तीनों होता है, वी माने हम भी होता है, हम लोग भी होता है, और हम सब भी होता है। यू मीन्स तुम होता है, तुम लोग होता है, और तुम सब होता है, तुम सब। दे माने वे होता है, वे लोग होते हैं,
और वे सब। ठीक है, ये सब याद करना बहुत ज़रूरी है। ये सब नहीं याद होगा तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे और ट्रांसलेशन भी सही से नहीं कर पाएंगे। देखो दिस मीन्स ये होता है और दोज मीन्स होता है जो हमारा वो होता है। दिस मीन्स ये, दोज मीन्स वो। और दिस जो होता है ना, ये दिस का बहुवचन होता है, दिस का बहुवचन होता है। दोज जो होता है ये दैट का बहुवचन होता है, अर्थात दैट का प्लूरल होता है, दैट का प्लूरल। नेम्स मतलब नाम होते हैं और इसमें लिख सकते हैं नाम, वो भी कैसे नाम होते हैं, बहुवचन नाम, प्लूरल नेम होते हैं। और अंग्रेजी में जो प्लूरल नेम होते हैं वो दो से अधिक, एक से अधिक हो गए तो प्लूरल हो गए। जैसे राम और श्याम, राम अकेला है तो एक वचन है, श्याम अकेला है तो एक वचन है, लेकिन दोनों एक साथ आ गए तो ये हमारे बहुवचन हो गए, राम एंड श्याम। ठीक है, ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद मैं आप लोगों को बहुत छोटा सा एक यूजेज बता दे रहा हूँ, बहुत ही छोटा सा, शायद आप लोग जानते होंगे लेकिन छोटी मोटी हो सकती है कमियाँ हो तो मैं उसे दूर कर दूंगा। बहुत छोटा सा यूजेज बताऊंगा, प्रयोग बताऊंगा मैं आप लोगों को, देखिएगा ध्यान से, समझ में आएगा। मैं आप लोग को जीरो से पढ़ा रहा हूँ तो जीरो से ही बताऊंगा। देखो एक वचन बहुवचन, अच्छा एक वचन बहुवचन के बाद मैं यूजेज बताने जा रहा था, लेकिन यूजेज ना बता करके मैं आप लोग को एक और बात बताना चाह रहा हूँ। देखिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए था कि इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं। लेटर, तो देखो लेटर मतलब होता है अक्षर, लेटर मीन्स अक्षर होते हैं। और अक्षर जो होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं, 26 होते हैं, A to Z 26 होते हैं। इसको बड़े में लिखा जाता है या तो स्मॉल लेटर में भी A to Z लिखा जाता है, लिखने का दो ही होता है, या तो कैपिटल या तो स्मॉल। तो A to Z ये 1 से 26 तक होते हैं। और इसमें हमारे कुछ क्या होते हैं, स्वर वॉवेल, और कुछ कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन होते हैं ना, स्वर और व्यंजक। तो स्वर जो होते हैं हमारे A E I O U। देखो हिंदी में हमारे A E I O U स्वर होते हैं, और जो हिंदी में इंग्लिश में और अंग्रेजी में जो स्वर होते हैं वो अ से अह तक होते हैं। साथ साथ ये भी समझते चलना कि अ से अह तक जो होते हैं वो हमारे स्वर होते हैं, और ये अ से अह तक जो होते हैं इन्हीं पांचों से मिलकर बने होते हैं। देखो जो व्यंजक होते हैं वो होते हैं हमारे क्या होते हैं, क से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक। और अंग्रेजी में जो व्यंजक होते हैं वो A E I O U को छोड़ करके जितने बचे पूरे 21 ये स्वर होते हैं 5, और A से लेकर Z तक में जो 21 थे बचे हमारे B C D F G H, इस तरह से ये कुल 21 हमारे क्या होते हैं, व्यंजक होते हैं। तो अक्षर समझ में आया। और अक्षर लेटर मतलब क्या होता है, अक्षर होता है। फिर उसके बाद हमारे आते हैं शब्द। शब्द अर्थात होता है वर्ड, और वर्ड जो होता है वो लेटरों का समूह होता है। इसको हम बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ लेटर। जैसे कि हम यदि राम लिखते हैं, राम, तो राम में हमारा R A और M ये तीन अक्षर, 3 लेटर मिल करके तो एक शब्द बना है। तो शब्दों के समूह को हम क्या बोलते हैं, एक अक्षर बोलते हैं। एक नहीं, अक्षरों के समूह को एक हम शब्द बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। श्वेता लिख दिए, यदि श्वेता लिखें SWETA श्वेता, तो ये भी क्या है, हमारा एक शब्द है। ठीक है, अक्षर मतलब कि हम अक्षरों को, लेटर को मिलाते हैं तो एक वर्ड बनता है। और वर्ड के बाद हमारा आता है सेंटेंस। वर्ड के बाद आता है सेंटेंस अर्थात वाक्य। तो जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, वो कलेक्शन ऑफ वर्ड होता है, अर्थात शब्दों का समूह होता है। जैसे कि यदि बोल दिया जाए कि राम इज अ गुड बॉय, तो राम इज अ गुड बॉय इज अ सेंटेंस। राम इज अ गुड बॉय इज अ सेंटेंस बिकॉज हियर इज नंबर ऑफ वर्ड 1 2 3 4। ये सब क्या है, नंबर ऑफ वर्ड है, और वर्डों का कलेक्शन है। कई शब्दों को
हम मिलाए हैं तो हमारा एक वाक्य बना, इसी को हम बोलते हैं एक सेंटेंस। फिर सेंटेंस के बाद देखो कई सेंटेंस के मिला करके हमारा एक पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ ये सब बातें पता होना चाहिए कि पैराग्राफ जो होता है वो हमारा कलेक्शन ऑफ क्या होता है, सेंटेंस। क्योंकि अब पैराग्राफ पढ़ते हैं कि जैसे राम एक अच्छा लड़का है, वो प्रतिदिन विद्यालय जाता है, उसके माता पिता उससे बहुत प्रेम करते हैं और वो पढ़ाई में अव्वल स्टूडेंट है, प्रतिवर्ष वो कक्षा में प्रथम आता है। तो इस तरह से यदि मिला करके हमारा ये यहाँ तक इस तरह से बुक में दिया रहता है, समाप्त होता है आकर के, तो हम बोलते हैं कि ये एक पैराग्राफ है। और उसके बाद नया पैराग्राफ यहाँ से ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है और वो भी आकर के कहीं समाप्त होता है, तो बोलते हैं दो पैराग्राफ, एक पैराग्राफ पैराग्राफ 1 और ये पैराग्राफ 2। तो इसको हम पैराग्राफ बोलते हैं। और पैराग्राफ के बाद आता है हमारा, देखो पैराग्राफ हो गया और पैराग्राफ के बाद हमारा आता है लेसन। समझना अच्छे से, LESSON लेसन। लेसन अर्थात पाठ होता है हमारा। और कई पैराग्राफों से एक लेसन बनता है। आपको पता होगा कि कोई भी लेसन आप पढ़े होंगे, किसी भी क्लास में कोई भी लेसन पढ़े होंगे, तो उसमें इस तरह से कई हमारे पैराग्राफ दिए रहते हैं, कम से कम 4-5 पैराग्राफ दिए रहते हैं। तो उन 4-5 पैराग्राफ को मिला करके हमारा एक लेसन तैयार होता है। और लेसन के बाद हमारा तैयार होता है बुक, क्योंकि इसको भी आप बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ लेसन इज कॉल्ड बुक। कलेक्शन ऑफ लेसन इज कॉल्ड बुक, अर्थात कई लेसनों के समूह से एक बुक बनता है। कई लेसनों को एक साथ मिला दिया जाए तो हमारे क्या हो जाते हैं, एक बुक तैयार हो जाता है। जैसे कोई एक बुक में कम से कम 6 लेसन, 26 लेसन, 56 लेसन, इस तरह से लेसन हुआ करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ लेसन इज कॉल्ड बुक। ठीक है, समझ में आया होगा आशा करते हैं। चलिए बस इस क्लास में इतना ही। कल मैं आप लोग को इसके आगे पढ़ाऊँगा। मैं आप लोग को 0 से वादा किया हूँ तो 0 से ही पढ़ाऊँगा। आप लोग को 0 से A से लेकर Z तक बता दिया, शब्द बता दिया, सेंटेंस बता दिया, पैराग्राफ बता दिया, लेसन बता दिया, बुक बता दिया और एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल बता दिया। यदि आप इतना याद कर लेते हैं तो कल की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और कल मैं आप लोगों को वाक्यों को बनाना बताऊँगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।